सुप्रभात विद्यार्थियों। एमए पूर्वार्ध द्वितीय प्रश्न पत्र साहित्य शास्त्र की कक्षा में आपका स्वागत है। कल हमने पाश्चात्य विचारक लोजाइनस के उदात्त तत्व का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया था। आज हम इसी क्रम में लोजाइनस के उदात्त का स्वरूप विवेचन पर प्रकाश डालेंगे। जैसा कि कल भी मैंने आपको बताया था कि लोजाइनस ने उदात्त के स्वरूप विवेचन में 5 बातों को आवश्यक ठहराया है। नंबर 1, महान धारणाओं या विचारों की क्षमता। नंबर 2, भावावेश की तीव्रता। नंबर 3, समुचित अलंकार योजना। नंबर 4, उत्कृष्ट भाषा। और नंबर 5, गरिमामय रचना विधान। इनमें से प्रथम 2 जन्मजात है, अतः उदात्त के अंतरंग पक्ष के अंतर्गत आते हैं। तो शेष 3 जो है वो कलागत है और बहिरंग पक्ष के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिए उन तत्वों का भी उल्लेख किया जो कि विरोधी औदात्य के विरोधी तत्व हैं। इस प्रकार उनके उदात्त के स्वरूप विवेचन के 3 पक्ष हो जाते हैं। नंबर 1 अंतरंग तत्व, नंबर 2 बहिरंग तत्व और नंबर 3 विरोधी तत्व। तो आइए अब हम क्रमशः इनका विस्तृत अध्ययन करते हैं। नंबर 1 है अंतरंग तत्व। अंतरंग तत्व के अंतर्गत सर्वप्रथम आता है महान विचारों की उद्भावना। लोजाइनस के अनुसार उस कवि की कृति महान नहीं हो सकती जिसमें महान धारणाओं की क्षमता नहीं है। कवि को महान बनने के लिए यह आवश्यक है कि उसकी आत्मा में उदात्त विचारों का पोषण हो। उन्होंने उदाहरण देते हुए स्पष्ट लिखा है कि यह संभव नहीं है कि जीवन भर क्षुद्र उद्देश्यों और विचारों से ग्रस्त व्यक्ति कोई स्तुत्य एवं अमर रचना कर सके। महान शब्द उन्हीं के मुख से निःसृत होते हैं जिनके विचार गंभीर और गहन हों। इससे स्पष्ट है कि उनका ये मानना था कि उदात्त उक्ति महान आत्माओं के द्वारा ही संभव है। अरस्तु ने विषय को साध्य माना था और लोजाइनस उसे साधन मानते हैं। उनका मत है कि विषय के महत्व और अनुकम की श्रेष्ठता से काव्य में आनंदातिरेक का महत्व आता है जिसका तत्काल ही स्थायी प्रभाव पड़ता है। उनका कहना था कि यद्यपि यह कार्य प्रतिभा के द्वारा ही सिद्ध होता है तथापि महान कवियों की रचनाओं का अध्ययन अनुशीलन भी सहायक हो सकता है। उनके पारायण से अर्थात उनके अध्ययन अनुशीलन से, केवल उनके नकल से नहीं, जो संस्कार हमें प्राप्त होते हैं वो निश्चय ही श्रेष्ठ रचना के प्रणयन में सहायक होते हैं। लोजाइनस प्राचीन कवियों की रचनाओं का अध्ययन अनुशीलन तो आवश्यक मानते थे, परंतु वो नहीं चाहते थे कि हम प्राचीन कवियों का अंधानुकरण करें। वह चाहते हैं कि नए कवि उनसे संस्कार ग्रहण करें, प्राचीन कवियों से उनसे शक्ति प्राप्त करें और प्राचीन कृतियों की रचनाओं की आत्मा को ग्रहण करें, न कि मात्र उन प्राचीन कवियों का अंधानुकरण करें। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोजाइनस ने इसके अतिरिक्त उदात्त विचारों के लिए कल्पना को भी, जो कि कवि प्रतिभा की देन है, आवश्यक माना है और प्राचीन काव्यों के अनुशीलन को भी वो आवश्यक मानते हैं। महत्वपूर्ण ब्यौरों के चुनाव और उनके संगठन द्वारा एकता और विस्तृत बिंबों की योजना को भी वो इस काम के लिए उपयोगी मानते हैं। वह मानते हैं कि श्रेष्ठ रचना के लिए आवश्यक है कि उसके विषय का विस्तारपूर्ण होना आवश्यक है। इसके लिए जैसे कि जब उन्होंने माना है कि छोटी छोटी नदियों की अपेक्षा नील नदी या इनसे भी अधिक सागर को काव्य के विषय के अधिक उपयुक्त मानते हैं, तो इस तत्व की ओर ही संकेत करते हैं
कि विषय जो है वो विस्तृत होना चाहिए, न कि संक्षिप्त या क्षुद्र। उनका मत है कि विषय में ज्वालामुखी के समान असाधारण शक्ति और वेग होना चाहिए तथा ईश्वर का सा ऐश्वर्य और वैभव भी होना चाहिए। विषय ऐसा होना चाहिए जिसका पाठक और श्रोता पर उत्कट और स्थायी प्रभाव पड़े, जिससे प्रभावित न होना कठिन ही नहीं बल्कि लगभग असंभव हो जाए और जिसकी स्मृति इतनी प्रबल और गहरी हो कि मिटाए न मिटे। तो इस आधार पर इस परिभाषा से स्पष्ट है कि जहाँ तक विषय वस्तु का संबंध है, लोजाइनस का यह मानना है कि वह अत्यंत विस्तार वाला हो तथा उसमें असाधारण शक्ति, वेग, अलौकिक ऐश्वर्य तथा उत्कट प्रभाव क्षमता हो। और इसके लिए उन्होंने दो चीज़ों को आवश्यक माना है। पहला है कवि की प्रतिभा यानी काव्य प्रतिभा, और दूसरा महान कवियों के ग्रंथों का अध्ययन अनुशीलन करना। अब हम आते हैं अंतरंग तत्व के दूसरे तत्व भावों की उत्कटता के संबंध में लोजाइनस ने क्या कहा है, देखते हैं। लोजाइनस प्रेरणा से उत्पन्न भव्य आवेग को उदात्त का दूसरा तत्व मानते हैं। भव्य आवेग से उनका अभिप्राय ऐसे आवेग से है जिसके परिणाम स्वरूप हमारी आत्मा अपने आप ऊपर उठकर मानो गर्व से ऐसे उच्च आकाश में विचरण करने लगती है और हर्ष और उल्लास से भर जाती है। उन्होंने आवेग के भी दो भेद किए हैं, भव्य और निम्न। निम्न आवेग के अंतर्गत वे उन आवेगों को लेते हैं जिनका संबंध दया, शोक, भय आदि से है, और उनका यह मानना है कि भव्य आवेग से जहाँ आत्मा का उत्कर्ष होता है तो निम्न आवेग से उसका अपकर्ष होता है। इसलिए उन्होंने उदात्त के लिए भव्य आवेग को ही आवश्यक माना है। लोजाइनस ने भावना के उत्कर्ष और प्रबलता पर जो विचार व्यक्त किए हैं उनमें और आगे के स्वच्छंदतावादी समीक्षकों के विचारों में भी पर्याप्त समानता है। वह भी हर्ष, उल्लास, संभ्रम और विस्मय को उदात्त के लिए परम आवश्यक मानते हैं और उसी को उदात्त कहते हैं, जो अपनी ऊर्जा, उल्लास आदि के सम्मिलित प्रभाव से ऐसी अनुभूति को जन्म दे कि जो अंततः पाठक की संपूर्ण चेतना को अभिभूत कर सके, पाठक की संपूर्ण चेतना को झकझोर कर रख दे। तो ये तो थे अंतरंग पक्ष के अंतर्गत दो तत्व, महान विचारों की उद्भावना और नंबर 2 भावावेश की तीव्रता या भावों की उत्कटता या प्रबलता। अब हम आते हैं बहिरंग पक्ष के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। लोजाइनस प्रतिभा को एक प्राकृतिक वस्तु मानते हैं और ये मानते हैं कि उसके लिए, प्रतिभा के लिए कोई सदैव नियम नहीं बनाए जा सकते। फिर भी प्रकृति के अनुशीलन से प्रकट होता है कि उसमें एक व्यवस्था होती है और वह नियम से कार्य करती है। अतः लोजाइनस नियमों का महत्व स्वीकार करते हैं, बल्कि निबंध में जो भाग उपलब्ध है उसमें भी इन्होंने मूलतः उन्हीं तत्वों पर अधिक बल दिया है जिसके द्वारा काव्य का बहिरंग पक्ष यानी भाषा, शैली, रचना विधान आदि पुष्ट होते हैं। उन्हें वह कला की उपज मानते हैं। अतः उन्होंने कलागत उदात्त के 3 तत्व माने हैं बहिरंग पक्ष के अंतर्गत: समुचित अलंकार योजना, उत्कृष्ट भाषा और गरिमामय रचना विधान। आइए हम क्रमशः इनका अध्ययन करते हैं। नंबर 1 है समुचित अलंकार योजना। लोजाइनस ने मनोवैज्ञानिक प्रभावों के निमित्त ही अलंकारों को उपयोगी ठहराया। केवल चमत्कार प्रदर्शन के लिए केवल चमत्कार प्रदर्शन के लिए अलंकारों का प्रयोग उन्हें मान्य नहीं था।
वह अलंकार को तभी उपयोगी मानते थे जब वह जहाँ प्रयुक्त हुआ है वहाँ अर्थ को उत्कर्ष प्रदान करे, यानी अर्थ को और अधिक बढ़ाए, लेखक के भावनाओं के आवेग से उत्पन्न हुआ हो, पाठक को आनंद प्रदान करे, केवल उसे चमत्कृत करने का कार्य ही न करे। वह अलंकारों को भी एक प्रकार से काव्य की आत्मा के रूप में ग्रहण करते हैं। उनका मत है कि प्राकृतिक अभिव्यंजना में अलंकारों का प्रमुख स्थान है, अतः उन्हें कृत्रिम मानना उचित नहीं है, परंतु उनका प्रयोग प्रासंगिक होना चाहिए, स्थान, विषय, परिस्थिति और उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए, अनावश्यक और अप्रासंगिक नहीं होना चाहिए। भव्य से भव्य अलंकार भी यदि स्थान, परिस्थिति और प्रसंग के अनुरूप नहीं है तो वो कविता रूपी कामिनी का श्रृंगार नहीं कर सके हैं तो वह बोझ बन जाएंगे। अतः वह केवल साधन मात्र है, उसे प्रसंग का सहज अंग बनकर ही आना चाहिए। वह वहाँ पर भी औचित्य को ही प्रधानता देते हैं और मानते हैं कि इस बात पर किसी का ध्यान न जाए कि वह अलंकार है। उन्होंने केवल इस प्रकार से स्पष्ट है कि वो अलंकार को निश्चय ही साध्य नहीं मानते थे। उन्होंने केवल उन्हीं अलंकारों का विवेचन किया जो शैली को उत्कर्ष प्रदान करते हो। जहाँ तक उदात्त के पोषक अलंकारों के निर्देश का प्रश्न है, उसमें उन्होंने कुछ अलंकारों के नाम गिनाए हैं जो इस प्रकार है, जिनका हम थोड़ा संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं। विस्तारणा, शब्दोक्ति, प्रश्नालंकार, विपर्य, व्यतिक्रम, पुनरावृत्ति, छिन्न वाक्य, प्रत्यक्षीकरण, संचयन, सार, रूप परिवर्तन, पर्यायोक्ति, रूपक और अतिशयोक्ति आदि। सर्वप्रथम आता है विस्तारणा। इसके तत्व, विवरण और प्राचुर्य है। विषय को अपने समस्त अंगों और अंगभूत प्रसंगों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। विषय के विस्तार से युक्ति में बल आता है और घटना की युक्तियों को जब प्रबलता के साथ प्रस्तुत किया जाता है तो उदात्त शैली का निर्माण होता है। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा है शब्दोक्ति। इसका नाम संबोधन भी कह सकते हैं। शपथ का प्रयोग कर ओज और विश्वास की सृष्टि की जाती है, जैसे कि सोहराब और रुस्तम नामक अंग्रेजी काव्य में जब पिता पुत्र शपथ दिलाते हैं तो वहाँ ओज की सृष्टि होती है। नंबर 3 है प्रश्नालंकार, जहाँ वक्ता स्वयं ही प्रश्न करता है और फिर उसका समाधान प्रस्तुत करता है। इस प्रकार का वक्तव्य अत्यधिक उदात्त बन पड़ता है। प्रश्न उठाकर स्वयं उत्तर देने से भावावेग का विस्फोट स्वाभाविक जान पड़ता है। चौथा है विपर्य और व्यतिक्रम। चौथे और पांचवें में लेते हैं विपर्य और व्यतिक्रम। इनमें शब्दों तथा विचारों के सहज क्रम में उलटफेर कर दिया जाता है, जिससे कि बात अधिक प्रभावशाली हो जाती है, क्योंकि भावनाओं के आवेग का क्रम या भावों के आवेग का क्रम प्रायः उलट जाता है। अगला है पुनरावृत्ति और छिन्न वाक्य। इनका भी उद्देश्य आत्मा के आवेग को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करना होता है। भावावेग में भावों या विचारों का अनुक्रम भंग हो जाना, संयोजक पदावली की कड़ियाँ टूट जाना स्वाभाविक है। अतः भावाभिव्यक्ति को सफल और सहज बनाने में इनकी उपादेयता आवश्यक है। प्रत्यक्षीकरण। इसके द्वारा संपूर्ण विषय को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि लगता है कि जैसे वह घटना हमारे सम्मुख ही घट रही है। इससे वर्ण्य विषय साकार हो उठता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि निराला की राम की शक्ति पूजा में समुद्र का गर्जन, विराट पर्वत और गहन अंधकार आदि की विशाल सेटिंग में राम की उपासना का दृश्य स्पष्ट हो उठता है।
संचयन, इसमें अनेक तथ्यों का ढेर सा लगा दिया जाता है जिससे कि आवेग की अभिव्यक्ति सफल बन जाती है। सार, इसमें वर्ण्य वस्तु की उत्तरोत्तर वृद्धि की अभिव्यंजना रहती है, अर्थात जिस विषय का वर्णन किया जाता है उसमें निरंतर वृद्धि होती रहती है। जैसे कि हम देखते हैं निराला की राम की शक्ति पूजा में राम द्वारा चक्रों का पार करने का वर्णन या हनुमान का महाआकाश में चढ़ना आदि। रूप परिवर्तन, इसके द्वारा वचन, कारक, पुरुष, लिंग आदि के परिवर्तन द्वारा विषय के प्रतिपादन में विविधता और सजीवता उत्पन्न की जाती है। एक वचन के लिए बहुवचन, बहुवचन के लिए एक वचन, भूत और भविष्य के लिए वर्तमान या पुल्लिंग के स्थान पर स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग के स्थान पर पुल्लिंग का प्रयोग करके यह प्रभाव अंकित किया जाता है। विद्यापति की राधा जब माधव माधव रटते स्वयं कृष्ण बन जाती है तो कवि की यह उक्ति कितनी प्रभावशाली बन जाती है, इसे पाठक सहज ही अनुभव करता है। अनुदिन माधव माधव रटियत राधा भेल कनाई, इनसे कथ्य दृश्यात्मकता धारण कर लेता है और पाठक को यह लगता है कि जैसे घटना उसके सामने ही घटित हो रही है। भारतीय काव्य शास्त्र में भी इस प्रकार के रूप परिवर्तनों की व्याख्या और विवेचन कुंतक के द्वारा किया गया है। अंतिम और प्रियायोक्ति, इसमें बात को प्रकार अंतर से चमत्कारपूर्ण ढंग से कहा जाता है, जैसे मृत्यु के लिए नियत मार्ग कह देना। रूपक और अतिशयोक्ति अलंकारों का भी उदात्त के लिए महत्व स्वीकार किया गया है, परंतु इन दोनों के प्रयोग में भी लोंजाइनस ने सतर्कता, संयम और विवेक से काम लेने की बात कही है। बहिरंग पक्ष का दूसरा तत्व है भव्य भाषा। भव्य भाषा के अंतर्गत लोंजाइनस ने शब्द चयन, उपयुक्त और मनोहारी पदों और वाक्यांशों का विवेकपूर्ण चयन और प्रयोग, रूपक आदि का प्रयोग और भाषा की सज्जा को लिया है। उन्होंने विचार और पद विन्यास को एक दूसरे के आश्रित माना है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि उदात्त विचार क्षुद्र या साधारण शब्दावली द्वारा अभिव्यक्त नहीं होते, बल्कि गरिमामयी भाषा में ही अभिव्यक्त हो सकते हैं। भाषा की गरिमा का मूल आधार है शब्द सौंदर्य, अर्थात उपयुक्त और प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग। सुंदर शब्द ही वास्तव में विचार को विशेष प्रकार का आलोक या प्रकाश प्रदान करते हैं। शब्द विन्यास के दो पक्ष होते हैं, नंबर 1 ध्वनि पक्ष और नंबर 2 अर्थ पक्ष। लोंजाइनस ने इन दोनों पक्षों पर समुचित ध्यान दिया है। उनका मानना है कि अनुकूल ध्वनि और लय युक्त शब्दों का चयन काव्य में मोहकता को बढ़ाता है। उनके इस विचार में हम भाषा संबंधी आधुनिक विचारों की भी एक झलक पाते हैं। जिस प्रकार से भारतीय रीति संप्रदाय भाषा में ओज, माधुर्य, प्रसाद आदि गुण मानता है, उसी प्रकार लोंजाइनस भी मानता है। साथ ही जिस प्रकार काव्य दोषों का विवेचन करते हुए भारतीय आचार्यों ने भाषा संबंधी दोषों का उल्लेख किया है, उसी प्रकार लोंजाइनस ने भी किया है। लाक्षणिक या रूपकमयी शब्द योजना के संबंध में अरस्तु का नियम था कि एक वाक्य में 2 से अधिक रूपक नहीं आने चाहिए। लोंजाइनस की मर्मग्राही दृष्टि, लेकिन लोंजाइनस ने इस सिद्धांत का समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि अनुभूति की तीव्रता को व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाए, यही एकमात्र नियम है। अन्य सब नियम अधूरे तथा अपूर्ण हैं। प्रकरण की मांग के अनुरूप रूपकों की संख्या अधिक भी हो सकती है।
यहाँ उसने एक चेतावनी भी दी है कि हर जगह गरिमामयी भाषा का प्रयोग उचित नहीं है। उसका प्रयोग प्रसंग के अनुरूप ही होना चाहिए। जैसे कि छोटी छोटी बातों को बड़ी बड़ी और भारी भरकम संज्ञा देना बिल्कुल वैसा ही है जैसा किसी छोटे बालक के मुंह पर पूरे आकार वाला त्रासद अभिनय का मुखौटा लगा देना। उनका कहना है कि शब्द योजना संगीतात्मक प्रभाव के अनुकूल होनी चाहिए। ऐसे शब्दों के प्रयोग से न केवल पाठक को आनंद की उपलब्धि होगी अपितु उसमें उदात्त भाव भी जागेंगे। उसमें वैसे ही भाव जागृत होंगे जैसे लेखक की आत्मा में रचना को लिखते समय उमड़े थे। इस तरह हम देखते हैं कि लोजाइनस हमें रीतिवादी सिद्धांत के अनुयायी लगते हैं, परंतु उसका मनोवैज्ञानिक रूप से वर्णन करने के कारण वह उनसे भिन्न भी है। उसके पश्चात आता है गरिमामय रचना विधान। इसके लोजाइनस के अनुसार रचना विधान गरिमामय होना चाहिए। हाँ, व्यवधान के लिए क्षमा चाहती हूँ। तो हम पढ़ रहे थे गरिमामय रचना विधान। उनके अनुसार यानी लोजाइनस के अनुसार रचना विधान गरिमामय होना चाहिए। रचना विधान के अंतर्गत वो क्या मानते हैं? रचना विधान के अंतर्गत को कहते हैं कि शब्दों, विचारों, कार्यों तथा राग के अनेक रूपों का सगुम्फन होना चाहिए। उनकी दृष्टि में रचना का प्राण तत्व है सामंजस्य, जो उदात्त शैली के लिए अनिवार्य है। उन्होंने शैलीगत रचना विधान की तुलना शरीर रचना से करते हुए घटक तत्वों के समुचित संयोजन पर बल दिया है। उनका मानना है कि जिस प्रकार से हमारे शरीर के विभिन्न अंग हैं, परंतु उन विभिन्न अंगों का अलग अलग रहने पर कोई महत्व नहीं है, सब मिलकर ही एक समग्र और संपूर्ण शरीर की रचना करते हैं। उसी प्रकार उदात्त शैली के सभी तत्व जब एकान्वित कर दिए जाते हैं तभी उन्हीं के कारण कृति जो है, रचना जो है वो गरिमामय बन पाती है। इस प्रकार से लोजाइनस मानता है कि वही काव्य सृष्टि उत्कृष्ट है जो पाठकों को एक बार नहीं वरन बार बार उत्तेजित और उद्वेलित कर सके, जो विभिन्न पेशों, आकांक्षाओं, युगों और भाषाओं के मनुष्यों के सम्मुख बार बार पढ़ी जाने पर भी उन्हें प्रभावित कर सके। अर्थात कहने का प्राय है कि कोई भी काव्य रचना चाहे वो कितनी ही बार क्यों ना पढ़ी जाए, परंतु उसमें प्रभाव उत्पन्न करने की शक्ति अवश्य होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त तीसरा है कल्पना तत्व। लोजाइनस ने प्रत्यक्ष रूप से तो कल्पना तत्व की चर्चा नहीं की है, केवल जहाँ बिंबों का वर्णन किया है वहाँ उन्होंने माना है कि कल्पना ही उनकी निर्मात्री शक्ति है। उनका बिंब से अभिप्राय कल्पना चित्र से ही है और उसकी प्रेरणा शक्ति वह कल्पना को ही मानते हैं। उनके अनुसार कल्पना वह शक्ति है जो पहले कवि को मानसिक रूप में वर्ण्य विषय का साक्षात्कार करा देती है और फिर जिसकी सहायता से कवि भाषा में चित्रात्मकता द्वारा वर्ण्य विषय को ऐसे प्रस्तुत करता है कि वह श्रोता अथवा पाठक के सम्मुख जीवंत और प्रत्यक्ष हो उठता है। लोजाइनस की यह कल्पना संबंधी धारणा आज की कल्पना विषयक धारणा से भिन्न नहीं है। अब हम आते हैं अंत में उदात्त के विरोधी तत्वों का विवेचन। लोजाइनस ने जहाँ अंतरंग और बहिरंग पक्ष के अंतर्गत
जिन 5 तत्वों की विवेचना की है, उसके पश्चात अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिए उन्होंने उदात्त के विरोधी तत्वों का भी विवेचन किया है। तो देखिए हम उदात्त के विरोधी तत्व कौन कौन से हैं। विषय को निर्भ्रांत बनाने के लिए लोजाइनस ने उन तत्वों को भी स्पष्ट रूप से कहा है जो उदात्त के विरोधी हैं। सर्वप्रथम तो उन्होंने शब्दाडंबर को औदात्य का विरोधी माना है। इसके अतिरिक्त वे चंचल पद गुम्फन, असंयत वाग विस्तार यानी असंयत वाणी का विस्तार, हीन और शुद्र अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग, इन सबको उदात्त शैली के अपकारक तत्व मानती हैं और उनका मानना है कि इन्हें त्याग देना चाहिए। बालिशता यानी प्यूरिटी अर्थात मुक्ता को भी वह विरोधी तत्व मानते हैं, या जो कह सकते हैं बालकपन या बालकपन जैसे तो को भी उसका विरोधी तत्व मानते हैं। भावाडंबर से उसका अभिप्राय है कि उन स्थानों पर खोखला और अनुपयुक्त भावावेग दिखाना जहां आवेग की आवश्यकता ही नहीं है। और शब्दाडंबर से वही अभिप्राय है जिसे हम ऊहा कहते हैं, अर्थात ऊहात्मक शैली में ऐसा वर्णन करना कि जिस पर सहज विश्वास न किया जा सके। वे उन चमत्कार प्रयोगों को भी उदात्त का विरोधी समझते हैं जो साध्य है, साधन नहीं, तथा जो विवेक पूर्वक प्रयुक्त नहीं किया जाते हैं, जिनसे भावाव्यंजनों में कोई गरिमा नहीं आती। अभिव्यंजना की शुद्रता, अत्यंत संक्षिप्तता, अनावश्यक साज सज्जा, संगीत और लय की अधिकता आदि तत्वों को भी वो उदात्त के विरोधी तत्व मानते हैं, क्योंकि उनसे शैली उदात्त होने की बजाय निकृष्ट बन जाती है। इसके अलावा कुत्सित शुद्र अर्थ वाले शब्द यदि भाषा के कलंक है तो विचारों को ठूंसने से संक्षिप्तता तो आ जाती है ऐसे वाक्य शब्दों का प्रयोग करने से, परंतु उससे विषय की गरिमा नष्ट हो जाती है। इसलिए उनका मानना है कि लय और संगीत का आधिक्य या लय और संगीत की अधिकता जो है वो उक्ति को आवश्यकता से अधिक सुकुमार बना देती है, कृत्रिम और एक रस बना देती है, जिससे कि श्रोता का ध्यान विषय से हट जाता है। अतः इन्हें त्याग देना चाहिए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि लोजाइनस के उदात्त का वर्णन हमने विस्तार पूर्वक किया है। अब हम देखते हैं कि लोजाइनस की देन क्या रही है। तो देखिए, अपने पूर्ववर्ती आलोचकों के विचारों की तुलना में लोजाइनस के विचार अत्यंत ही प्रगतिशील और क्रांतिकारी हैं। प्लेटो के प्रभाव के कारण उन्होंने कवि में उत्कृष्ट व्यक्तित्व का होना आवश्यक माना है, तो अरस्तु से प्रभावित होकर उन्होंने काव्य शरीर के गठन का भी समर्थन किया है। परंतु काव्य में भावात्मक उत्तेजना प्रदान करने की क्षमता की बात उनके मौलिक चिंतन का ही फल है। यह उनके अपने मौलिक चिंतन की उपज है। वह काव्य को शुद्ध सौंदर्य शास्त्र के निकष पर कसते हैं, शुद्ध सौंदर्य शास्त्र की कसौटी पर कसते हैं। रचनाकार में विचार और भाव की, रचना में उदात्त की और भावक में आह्लाद की स्थिति दिखाकर उन्होंने काव्य को व्यापक आयाम प्रदान किया है। उसका महान धारणा की क्षमता का सिद्धांत भी लोजाइनस की मौलिक देन है, जिसे आगे चलकर एडिसन, पोप, वर्ड्सवर्थ आदि को भी प्रभावित किया। लोजाइनस के उदात्त तत्व की व्याख्या का महत्व उस समय और अधिक बढ़ जाता है जब हम आधुनिक आलोचकों ब्रैडले, कांट की विचारधारा से लोजाइनस की धारणाओं की तुलना करते हैं और देखते हैं कि जिन तथ्यों का वर्णन उन्होंने अपने आलोचना में किया है, उसका वर्णन लोजाइनस पहले ही कर चुके हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में भी उदात्त की परिकल्पना का अभाव तो नहीं है, पर उसका विवेचन समग्र रूप में एक स्थान पर नहीं किया गया है।
उदात्त के जितने भी लक्षण हैं वह हमें खंडशः यानी टुकड़ों में ही उपलब्ध होते हैं, जैसे कि धीरोदात्त नायक, वीर रस, अद्भुत रस, ओज गुण, गौड़ी रीति आदि के प्रसंगों में। अतः यह मानना पड़ेगा कि उदात्त तत्व का जितना विश्लेषण और समग्र विवेचन भारतीय काव्य शास्त्र में उतना नहीं किया गया जितना कि लोजाइनस ने अपनी रचना पेरी इप्सुस में किया है। उनका यह ग्रंथ साहित्य के मूल प्रश्नों पर विचार प्रस्तुत करता है और शाश्वत सिद्धांतों का निर्माण करता है, और यही उनकी महानता है। इसके अतिरिक्त उनकी एक सबसे बड़ी देन यह भी है कि इन्होंने कहा है कि दोषपूर्ण महान कृति को निर्दोष साधारण कृति से उन्होंने ऊंचा माना है, क्योंकि महान कृति में दोषों की संभावना हो सकती है। उनका कहना है कि नितांत निर्दोष यानी नितांत दोष रहित रचना में शुद्धता की संभावना अधिक होती है। साथ ही महान, ऐश्वर्य संपन्न और उदात्त कृति भले ही वो दोषपूर्ण हो, जितना पाठक को प्रभावित कर सकती है उतना कोई भी निर्दोष परंतु साधारण कृति नहीं कर सकती है। उनका मानना है कि प्रतिभा का एक स्पर्श असंख्य दोषों को दूर कर सकता है, इसलिए प्रतिभा का ही वर्ण करना चाहिए। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि लोजाइनस के उदात्त के संबंध में विचार अत्यंत मौलिक, सार्वभौमिक एवं चिरंतन है। उनमें स्वच्छंदतावाद और शास्त्रवाद का मणिकांचन संयोग है। धन्यवाद।